आपसे माननीय उपसभापति जी, ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है और मैं शुरुआत करना चाहता हूं सबको, विशेष रूप से माननीय गृहमंत्री साहब जितने व्यस्त व्यक्ति हैं वापस आए हैं, कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए भी उतनी ही सर्वोपरि है जितनी और सब लोगों के लिए है। कभी कभी आपके और हमारे परिभाषाएं राष्ट्रवाद की बदल सकती हैं या भिन्न हो सकती हैं, लेकिन कृपया कभी भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता पर संदेह न करें। और मैं सकारात्मक रूप से उसी स्पिरिट में कुछ सुझाव देना चाहता हूं, और अगर आपको ठीक लगे तो आपको संशोधन भी लाने चाहिए। मान्यवर, मैं शुरू करना चाहता हूं ये बता के कि एनआईए की रचना, उसकी सोच एक बड़ी विशेष स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट के हिसाब से थी। हमें हमेशा से सतर्क इस बात से रहना है कि एनआईए एक और सिर्फ सुरक्षाकर्मी बल नहीं है, एक और पुलिस फोर्स किसी और नाम का नहीं है, एक और सीबीआई नए नाम से नहीं है, और उस विशेष काउंटर टेररिज्म स्पेशलाइज्ड एलीट यूनिट कह लीजिए की जो परिभाषा है या उसकी जो पहचान है उसको बरकरार रखना आवश्यक है। तो हम लोग इस संशोधन की बात करें उससे पहले ये आवश्यक है कि इतनी बड़ी परिकल्पना से बनी हुई चीज़ की सार्थकता क्या रही है पिछले कुछ वर्षों से। अब ये रोचक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है ये प्रसंग। 48 केस मात्र उनके पास हैं। देश का कोई भी कचहरी, कोई भी डिपार्टमेंट सिर्फ 48 केस पाकर बहुत हर्षित होता है। शुरुआत से अभी तक 48 केस हैंडल किए हैं। 48 में से उनकी वेबसाइट पे लिखा है, शायद वेबसाइट थोड़ी डेटेड हो, लेकिन मैं तो उनकी वेबसाइट से बोल सकता हूं, चार्जशीट आज तक 23 पे फाइल नहीं की है। आप उनको इतने विशेष पावर दे रहे हैं। इस बिल का पूरा आत्मा एक वाक्य है इस संशोधन बिल का, कि हमको अब भारत की परिधि से विदेश में भी अधिकार क्षेत्र मिलना चाहिए। तो आप विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन भारत में पिछले वर्षों से यह हालत है कि 48 में से 23 केसेस में आपने चार्जशीट फाइल नहीं की। बाकी जो केस हैं वो भिन्न छिन्न स्टेजेस पे हैं, कोई परिपक्व मैच्योर राइप स्टेज पे नहीं है। एक, और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक कन्विक्शन मिलाया। ये इतनी ऊंची, इतनी सुपर प्रसिद्ध संस्था को एक कन्विक्शन। अंततो गत्वा कानून में सार्थकता होती है मेरे आरोप प्रत्यारोप से नहीं। मान्य कुछ माननीय सदस्य जी को टोकना नहीं चाहता, मगर एमओएस ने जब ये पूरा विषय रखा था तब शायद ये उपस्थित नहीं थे। आंकड़े उन्होंने बताए हैं, ये आंकड़े अभिषेक जी सही नहीं है। फिर से एक बार एमओएस को रखना है तो वो रख भी दे, तो उनका रख दे, कन्विक्शन का रख दे, जो अपडेट हो जाए। मैं उसके बाद बोलूंगा। कन्विक्शन के आंकड़े बता दें। हाँ, उसको जी मैं जी आभारी बता चुका हूँ, मगर एक एक मेंबर आके ऐसा बताना, ये पार्लियामेंट संसद नहीं, कन्विक्शन के आंकड़े 2009 में इसका कार्यक्रम का शुरुआत हुआ एनआईए का। नहीं, वही बता आपको, नहीं बता रहा हूँ आपका। 2009 से 2014 कांग्रेस का सरकार था, जब 80, अरे सुनिए ना, अरे वो सुनने को तैयार नहीं आप लोग। 2009 से 2014 तक 80 केसेस रजिस्ट्रेशन किया एनआईए ने, 38 केसेस का जजमेंट हुआ, 33 केसेस में कन्विक्शन था, वो रेट 87% था। और 2014 नरेंद्र मोदी जी सरकार जी आने के बाद टिल डेट 195 केसेस रजिस्टर्ड हुआ, इसमें 15 केसेस जजमेंट दिया है, उसमें 15 केसेस कन्विक्टेड हुआ। 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद कन्विक्टेड हुआ है, कन्विक्टेड। ठीक है, बैठ कर दूं, मैं अपने आप को भी थोड़ा करेक्ट कर दूं। मैं 4 मुख्य केसेस की बात कर रहा था। इस एनआईए के पास 4 केसेस थे, समझौता, अजमेर, सोहराबुद्दीन और मक्का मस्जिद। इन 4 में एक केस पे कन्विक्शन हुआ। मैं बात खत्म कर, मैं समझ गया।
सोहराबुद्दीन कभी एनआईए के पास नहीं था। नहीं, सोहराबुद्दीन का दूसरा जो वाइडर कॉन्स्पिरेसी, फैक्चुअली रॉन्ग बोल रहे हैं आप। सोहराबुद्दीन का वाइडर फैक्चुअल कॉन्स्पिरेसी वाला केस उनके पास था, उनके इंडिविजुअल केस नहीं थे। जो वाइडर कॉन्स्पिरेसी अराइज हुई है सोहराबुद्दीन से, आप बाद में जवाब दे देना। एनआईए ने इन 4 केसेस में अजमेर के अलावा कन्विक्शन कहीं पाया नहीं है, सिर्फ अजमेर में, नंबर 1। नंबर 2, जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं जिसमें आप 100% क्लेम कर रहे हैं, उसमें सब अरेस्ट, सब तहकीकात स्टेट पुलिस ने की। उन्होंने सिर्फ उन अरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया एनआईए जुरिस्डिक्शन में। हर उस केस में एनआईए ने उसमें कुछ नहीं किया। जो हाई प्रोफाइल केसेस थे वो ये थे। आज सच्चाई ये है कि एनआईए की किसी भी महत्वपूर्ण आतंकवाद के केस में कन्विक्शन रेट अत्यंत न्यूनतम है। 1 का 2 हो सकती है, 2 का 3 हो सकती है, लेकिन वो हर केस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो स्टेट पुलिस के द्वारा तहकीकात, स्टेट पुलिस के द्वारा अरेस्ट, और वो ट्रांसफर हुए हैं एनआईए को बाद में। अच्छा, आपने इसको बनाया एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के हिसाब से, जहां तक इस संशोधन का सवाल है, तो आप इसको अंतर्राष्ट्रीय ले जाना चाहते हैं। उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आप दूसरे देशों में जाएंगे और मांग करेंगे कि हमारे एनआईए के अंतर्गत इसको ये हमें पावर दीजिए कि आपके देश में हम तहकीकात करें, तो वो देश पहले पूछेगा आपसे कि आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या है एनआईए के अंतर्गत। इसके लिए एक उदाहरण आवश्यक है। आप ये देखें, उदाहरण जो है जिसके बारे में ये प्रकाशित हुआ था, समझौता एक्सप्रेस वाला, इसके बारे में ये लिखा गया था कई अखबारों में, और मैं एक कोट कर रहा हूं। 12 साल बाद prosecution has managed to secure conviction only in Ajmer case. The NIA and the prosecution cannot let these cases fall apart at the trial stage. मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने इस तरह बोला इसको टोटल समूचे केस की बात कर रहा हूं। मैं 4 मुख्य आतंकवाद के केसेस की बात कर रहा था, इसलिए मैंने एक कहा था। जो बाकी केस की आप बात कर रहे हैं वो आम केस तो ट्रांसफर हो गए एनआईए को। For that only weakens India's battle against terrorism. Moreover, it's not just the credibility of the NIA that is at stake, but the government's resolve to ensure justice independent of the religion of the victims or the ideology of the accused. ये क्यों कहा? ये टिप्पणी 5 अखबारों की है। ये क्यों थी? ये इसलिए थी क्योंकि इस समझौता में जो जज था उन्होंने लिखा कि मेरे को बहुत व्यथा है, बहुत दर्द है। ये डास्टर्डली एक्ट था, मैं कोट कर रहा हूं जज से, डास्टर्डली एक्ट जज ने यूज किया। और फिर कहा कि इसमें गेपिंग होल्स हैं इस प्रोसिक्यूशन में। I'll quote, there are gaping holes in the prosecution evidence and an act of terrorism has remained unsolved. Terrorism has no religion because no religion in the world preaches violence. A court of law is not supposed to proceed on popular or predominant public perception or the political discourse of the day, and ultimately it has to appreciate the evidence on record and arrive at final conclusion on the basis of relevant statutory provisions and settled law applicable thereto. यही सेंटिमेंट अभी कुछ समय पहले माननीय सभापति जी ने कहा था कि धर्म का कोई नाम नहीं होना चाहिए इस पे। तो ये कह रहा है जज, जिसको विवशता से आपके प्रोसिक्यूशन के क्वालिटी से एक्विटल करना पड़ा। मैं उसके बाद ये पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री और उनकी सरकार से कि जब कोई जज इतना लिखता है तो कितने केस हैं भारत में जिसपे आप अपील नहीं करते हैं? कभी आपने सुना है? आप तो जहां जज आपको शाबाशी देता है वहां भी अपील करते हैं कई बार। अगर जज कुछ छोटे आंशिक हिस्से में आपके विरुद्ध होल्ड करता है तो भी अपील करते हैं। इस केस में अपील क्यों नहीं हुई? इस केस में प्रयत्न क्यों नहीं हुआ अपील का? एक प्रश्न पूछा गया माननीय गृह मंत्री से, आपके पहले जो गृह मंत्री थे, और मैं चाहूंगा अगर आप उस निर्णय के भिन्न भी कर सकें, अब आप नए गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नहीं होगी अपील। ये उन्होंने लगभग 2 या 3 दिन बाद का निर्णय के, और बड़ा स्पष्ट कहा, अनक्वालिफाइड कहा, और इस प्रकार से कहा कि ये निर्णय बदलेगा नहीं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये क्या आधार था, सिद्धांत था, जहां की गेपिंग होल्स प्रोसिक्यूशन में कह रहे हैं ये एनआईए विदेश जाना चाहती है, सर्वोपरि होना चाहिए ग्लोबल, और ये प्रोसिक्यूशन की आपकी एविडेंस है, और उसके बाद आपने कहा अपील नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, देयर इज नो रिलीजन इन्वॉल्व आइदर वे, it doesn't apply to any religion. I entirely and strongly stand for that. But then prosecutorial decisions to appeal or not must also not be taken on such extraneous and irrelevant grounds. That is an answer which this country has not yet got. और
इसका अभिप्राय ये होता है, इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव ये होता है कि लोग ये पूछते हैं कि गुनाहगारों में शामिल है लेकिन गुनाहों से वाकिफ नहीं, गुनाहगारों में शामिल है लेकिन गुनाहों से वाकिफ नहीं, सजा को जानते हैं हम खुदा जाने खता क्या है। तो ये आप जब प्रोसिक्यूटर अपील नहीं करते हैं और सही व्यक्ति को निकलने देते हैं तो आप बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और बहुत बड़ी राजनीति खेल रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बिफोर आई स्टार्ट with some of the provisions of the act, let me add, of course the heart of this act is to go extraterritorial, beyond the boundaries of India. Let me tell you what the view of the present Prime Minister was within the boundaries of India when the original act was passed. Today the ambitions are grand, extraterritorial, global. The heart of this act is we must have jurisdiction all over the globe. This was Mr. Modi's view in June 2011 at the National Executive Meet of the BJP in Lucknow, where he in turn quoted himself in 2009. Quote, "The formation of the NIA by the Home Minister, Mr. P. Chidambaram, is contrary to our federal spirit. Without a constitutional amendment in the subject of law and order, it has taken away the lawmaking power of the states." And the BJP resolution also quoted Mr. Modi's 2009 speech in this regard. Of course, like lawyers, estoppel perhaps does not apply to politicians also. It should apply at least to the Prime Minister, I believe. It obviously doesn't. Now, sir, let me come to some of the nitty-gritty parts of the provision, and I'm making constructive suggestions the Home Minister may consider. First is Section 1 of the Act, of the amending Act that is, which seeks to insert D. Now, normally, as you know, Indian laws, even criminal laws, must be intra-territorial, not extraterritorial, normally. But if there is a citizen of India abroad involved, or the victim is a citizen of India, then you can be extraterritorial. That's the principle of law. Otherwise, you should be intra-territorial. Now, this new insertion you want says, we want to add this, to persons who commit a scheduled offence, no problem. Beyond India, no problem. Against Indian citizens, no problem. Affecting the interest of India. Now, sir, I have yet to see an act. There are many acts you pass. This phrase, affecting the interest of India, I have not yet seen. It is delightfully vague. It is the widest possible. You normally say, sir, against the integrity of India, sovereignty of India, against the national security of India, against this and that. You have to particularize it. Against the interest of India, we are all here for the interest of India. This is the Parliament of India. But the man on the spot, the police officer, his superior, the superior of the central government cannot be given a discretion to simply file a case against him because they believe that is against the interest of India, even though he may be abroad and he may be allegedly conspiring, which is the heart of your amendment. This delightfully vague, wide clause must be amended. You have enough paradigms in law. Make it focused to prevent misuse. And we know the maximum misuse of this, how it happens, against whom it happens, when it happens, in what clever, over clever way it happens. And then you can say, go to court, court will decide, as somebody said just now, after 10 years, 24 years. So therefore, this is a clearly overbroad, undefined, discretionary, subjective word use. And you already have models which you could have used. The other part is Section 4, which adds, and this is again the heart of this amendment, which says that you want to go abroad and do all those things abroad which you may do in India. Because Section 4 of the Amendment Act relates to Section 3 of the main Act. The main Act says you can arrest, you can chase, you can catch, you can prosecute, etc. Now this says I should be allowed to do the same duties and privileges abroad. And you then add subject to the domestic law of that abroad country and subject to international treaty with that country. Now this is sounding very good. It's very jingoistic, very chest thumping. What is the practical meaning of this? First of all, you have hardly any treaties which allow you to catch offenders against, inverted commas, the interest of India living in that foreign country without going through entirely the police force. Have you ever heard that the police force of USA comes here and does prosecution, evidence gathering, chasing, arresting?
Sir, that is because the biggest principle of international law is territorial sovereignty and pride as far as criminal law is concerned. So first of all, I would be very happy if you first did the treaties. Please tell the House, I don't have that fact, how many treaties you have which allows this kind of cooperation. You have disclosure of information cooperation, but you don't have treaties allowing transfer of police forces, ingress and egress into your country to follow up accused living there. Second, you may have an extradition treaty. That's not the treaty contemplated here. Second, you have said subject to local investigation, which means it's a meaningless word. As it is, you have the power. You have to basically requesting power. The foreign state has to heed your request. If it doesn't heed your request and tells you to go to hell, this provision will make no difference. In fact, this provision is saying subject to international treaty and subject to the local investigative law of the police force. So, in effect, this will reduce in practical effect to zero powers, but it sounds like you're doing a great thing for the nation on national security. Please enter more international treaties. Sir, I don't have much time, so let me take 5 minutes more. There is a Section 5 amendment also, which ends... 16 minutes, only 16 minutes. 5 minutes, I think. बढ़े हुए समय के अनुसार ही 16 मिनट है आपके लिए सिंघवी जी, और आप अपने समय के अंदर चीजें कह लेते हैं। 16 मिनट का समय है। Section 5 में बढ़े हुए समय, बढ़े हुए के अनुसार है, माननीय, बढ़े हुए समय के अनुसार। Section 5 में संशोधन किया गया है Section 6 का मेन एक्ट में. Now it says here, sir, in a nutshell, that the central government may direct the agency to register the case and take up investigation as if such offence has happened in India. This is the heart of this provision, which is Section 6 of the main act, Section 5 of the Amendment Act. It sounds innocuous. It's not innocuous, sir. Sir, in criminal law, the original concept is that the prosecutorial discretion of the constable, this we have imbibed from England, the constable is supreme. Even today the law in India is that any superior cannot interfere with the prosecutorial discretion of the investigating officer. If I am the investigating officer, you can't, you cannot direct, okay, I'll take 2-3 minutes. You cannot direct the IO, register a case against him, do not register against him. Now yes, you can be an informant, you can give information, you can convey that this may be treated as a FIR, but this is a provision the central government can direct the registration. The words are direct registration, which means the central government will tell the NIA, please register case against X and against Y. This is contrary to prosecutorial discretion. There are no guidelines, there are no limits, it is contrary to law. And I am asking myself the question, why is it necessary for you to ask this? You already have given extensions to the NIA head. Kindly conclude. You've already given him good postings to the NIA head, so you don't need the power of directing him. In any case, he is going to listen to your bidding, because I have yet to see a new NIA head been given extension after extension. And I believe now enjoys a sinecure even after his retirement. So you perhaps don't need this power, because on a wink and a nod, he will do your bidding. Sir, last point, Sessions Court, everybody has spoken about it. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने कमर्शियल कोर्ट भी बनाए, तब भी मैंने कहा था इस सदन में कि आप अलग अलग स्पेशलाइज्ड कोर्ट बना सकते हैं. इनको आर्बिट्रेशन कोर्ट जज बना दीजिए, इनको पेटेंट कोर्ट जज बना दीजिए, इनको NIA कोर्ट जज बना दीजिए. तो जजेस कहाँ से आएंगे? आपको मालूम है कि इस देश में 33% रिक्त स्थान है हाई कोर्ट के 1100 जजेस पूरे देश में, उसमें से 33% रिक्त है. पॉपुलेशन हमारी 125 करोड़ है, लिटिगेटिंग पब्लिक शायद 500 करोड़ होगी. आपको ये मालूम है कि सेशंस कोर्ट के स्तर पे 24-25%, 1/4 रिक्त स्थान है. काम तो भूलिए, आपने अपॉइंट ही नहीं किए, नियुक्त नहीं किए. तो आप जब सेशंस कोर्ट के साथ इसको जोड़ते हैं तो आप वही चीज कहते हैं जो एक बेचारे लाचार लिटिगेंट ने कही थी कि दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा. तो आप NIA के केसेस को 2.5 करोड़ हमारे देश में सेशंस और सेशंस के लोअर कोर्ट्स पे लंबित है मामले. टोटल एरियर्स इज 3 करोड़, 2.5 इज सेशंस एंड लोअर. टू दैट यू आर सिंपली एडिंग NIA. What is this premier counter-terrorism organization? And now you are saying that you want NIA to go and catch people abroad also to add up to the queue with 2.5 crore cases. The same Sessions Court, the same 25% vacancies.
Sir, I would implore you to take into account these issues. They are intended to be constructive because we want national security to win. We want India to win. And we are therefore asking you to धन्यवाद prove it. Thank you. विश्वजीत डेमरे